Hi everyone, I'm Vaishali, your success mentor. Welcome you all to my channel. आज हम करने वाले हैं कॉमर्स के इम्पोर्टेंट PYQs। जैसे कि आपको पता है कि हम पहले से PYQ की सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने बिजनेस स्टैटिस्टिक की, जी हाँ, बिजनेस स्टैटिस्टिक की एंड टीचिंग एप्टीट्यूड की हमने ऑलरेडी PYQ की मैराथन कर रखी है, जिसमें हमने बहुत सारे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे एंड उसमें से भी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, जो रिपीटेड क्वेश्चंस आए जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं हर साल, वो क्वेश्चंस मैंने पिक करके मैंने वीडियोस बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख के आइए। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं कॉमर्स के PYQs मिक्स। यहाँ मिक्स क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ओके, चलिए, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। हमारे चैनल में हम कॉमर्स और मैनेजमेंट की वीडियोस डालते हैं एंड साथ में डेली यूट्यूब शॉर्ट्स भी रहती हैं। कुछ अपडेट्स हो यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू बताया जाता है एंड कंप्लीट इंटरेक्शन रहता है। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉय ड्राइव अथॉरिटी? इन ऑप्शंस में से किस में एम्प्लॉय ड्राइव अथॉरिटी, मतलब एम्प्लॉय के अंदर अथॉरिटी कैसे आती है, किन चीजों की वजह से आती है? पोजीशन, एक्सपीरियंस, मॉरल वर्थ, पास्ट सर्विस, इंटेलिजेंस। यहाँ पे कुछ 4-5 चीजें दी हुई हैं, आपको इन ऑप्शंस में से बताना है, इन ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है कि किन चीजों की वजह से एम्प्लॉय के अंदर अथॉरिटी आती है। अथॉरिटी मतलब कि पावर आती है काम करने की। हाँ, मैं हूँ, लीडर हूँ, मुझे अपने अंडर काम करवाना है। अथॉरिटी वो कैसे आती है? पोजीशन की वजह से। हाँ, ऑफ कोर्स, अगर कोई ऊंची पोजीशन पे है तो उसको अथॉरिटी दी जाती है कि हाँ आप ये काम कराओ। एक्सपीरियंस की वजह से, हाँ, जो ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है ऑफ कोर्स उसको ज्यादा लीडर बनाया जाता है। अथॉरिटी को आप लीडर से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। मॉरल वर्थ, हाँ जी, जो आदमी ज्यादा मॉरल है, ठीक है, ज्यादा जो ज्यादा मॉरल वैल्यूज फॉलो करते हैं, सभी लोग उसको प्रेफर करते हैं। हाँ, इसको दो अथॉरिटी, मैं इसके अंडर काम करने के लिए रेडी हूँ। इनफैक्ट अगर दूसरी तरफ अगर कोई ऐसा आदमी है जो कि बहुत सेल्फिश है तो उसे लोग लीडर पसंद नहीं करते, उससे ज्यादा अथॉरिटी भी नहीं दी जाती है। ठीक है। सो मॉरल वर्थ भी एक ऐसी चीज है जिससे अथॉरिटी एस्टैब्लिश की जाती है। पास्ट सर्विस, ऑफ कोर्स, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो किससे आता है? हमारा पास्ट सर्विस, हमने पहले कितना काम किया हुआ है। ठीक है, यहाँ सर्विस उससे उस बात से रेफर किया जा रहा है कि आपने पहले कितना काम किया हो, पहले आपको कैसा एक्सपीरियंस है। एंड इंटेलिजेंट, ऑफ कोर्स, अगर कोई इंटेलिजेंट आदमी है तो उसको भी लीडर बनाया जाता है, उसे भी अथॉरिटी दी जाती है। सो इस हिसाब से हम कह सकते हैं हमारा करेक्ट आंसर है ABCDE। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। पोजीशन, ऑफ कोर्स, पोजीशन के थ्रू हम डिसाइड करते हैं जॉब्स में कि कौन किसको अथॉरिटी दी जाएगी। एक्सपीरियंस, देन मॉरल वर्थ, जो मॉरल आदमी रहता है उसको ज्यादा कंसीडर किया जाता है एज अ लीडर। पास्ट सर्विस, इंटेलिजेंस। एक्सप्लेनेशन भी दिया है जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अगर किसी को और एक्सप्लेनेशन डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकता है। इनफैक्ट आगे भी हर एक क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन रहेगा। Let's move to the next question. As per agency theory of corporate governance, which of the following statements are relevant? As per agency theory, corporate governance की जो theory होती है agency theory, उसके according कौन सी statements जो है relevant है, मतलब सही है? Then first statement is governance approach is materialistic. चलिए एक काम करते, पहले एजेंसी थ्योरी को हम जल्दी से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास है यहाँ पर एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी में दो चीजें आती हैं, एक होता है हमारा एजेंट, एक होता है हमारा प्रिंसिपल। एजेंट होता है, एक प्रिंसिपल होता है। अब प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? प्रिंसिपल हम बोलते हैं शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर जो होता है ओनर ऑफ द बिजनेस, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। एजेंट हमारे आ जाते हैं मैनेजर या डायरेक्टर। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी, मतलब वो लोग जो शेयर होल्डर के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग काम कर रहे हैं शेयर होल्डर के अंदर। तो इनका जो मेन काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
होनी चाहिए, ठीक है, वो ये होनी चाहिए कि शेयर होल्डर के लिए वो काम कर रहे हैं, तो जो शेयर होल्डर चाहते हैं उन्हें वो करके दें। अब शेयर होल्डर क्या चाहते हैं, शेयर होल्डर का ऑब्जेक्टिव क्या है, शेयर होल्डर का ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये होता है शेयर होल्डर का अल्टीमेट एम, ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी नहीं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, हमेशा याद रखना, अगर कभी आ जाए कि शेयर होल्डर का एम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, नो, शेयर होल्डर का एम है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है कि मार्केट वैल्यू, शेयर का जो मार्केट वैल्यू है, शेयर का मार्केट वैल्यू इंक्रीज करना, वो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब ये होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्टर्स का जो एम होना चाहिए कि हम प्रिंसिपल के लिए काम कर रहे हैं, शेयर होल्डर के लिए काम कर रहे हैं, तो हम उन्हें वेल्थ मैक्सिमाइज करके दें, कंपनी को इस तरीके से चलाएं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो। बट कभी कभी शेयर होल्डर सेल्फिश हो जाता है, अपना मोटिव समझने लग, अपने मोटिव पे ज्यादा ध्यान देने लग जाता है। उनका मोटिव क्या रहता है, उनका मोटिव रहता है सैलरी, जो मैनेजर्स का है, डायरेक्टर का रहता है रेम्यूनरेशन, ठीक है, वो जो प्रॉफिट कमाते हैं उसमें से भी मतलब अपना रेम्यूनरेशन पे उनका ज्यादा फोकस रहता है, ठीक है। अभी शेयर होल्डर्स को क्या ही पता कि डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, कंपनी को चलाने वाले तो डायरेक्टर्स ही है ना, भले ही जो मेन डिसीजन है वो शेयर होल्डर्स लेते हैं, बट डायरेक्टर्स के ऊपर मेन कंट्रोल रहता है, तो वो उनको कंपनी को चलाना रहता है। शेयर होल्डर्स तो क्या पैसे देते हैं, ठीक है। तो एजेंसी थ्योरी ये बोलती है डायरेक्टर्स जो है सिर्फ एक एजेंट हैं शेयर होल्डर्स के, भले ही वो चला रहे हैं बट दे आर एजेंट्स। अब जैसे आप टिकट बुक करते हो, ठीक है, आप एजेंट के थ्रू बुक करते हो, एजेंट आपके लिए टिकट बुक करके देता है, वो डिसाइड करता है यहाँ पे सीट, यहाँ पे वो सब कुछ करके देगा, आपने बस पैसे देना है। अब आपको कुछ भी पूछ लिया जाए कैसे बुक की, ये कैसे किया, कैसे किया, आपको कुछ नहीं पता होता, अब उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस एजेंट की कि आपके लिए सही तरीके से, लीगल तरीके से आपके लिए वो टिकट बुक करे, ओके, सब कुछ जो प्रोसेस सही तरीके से करे। बट कई बार हो सकता है वो एजेंट बीच में अपने प्रॉफिट का सोच ले, ठीक है, अपने प्रॉफिट का सोच ले और आपको जो टिकट दे दे वो ब्लैक में लाके दे दे, ठीक है, ऐसा कुछ कर दे। तो वही पे वही उसी चीज, इसी सिचुएशन से आप कनेक्ट कर लो यहाँ पे, एजेंट ऐसे कुछ डिसीजंस ले लेते हैं कई बार जिससे उनका शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जो है वो आ जाता है, बट जो अल्टीमेट जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का प्रॉफिट है वो हमें सैक्रिफाइस करना पड़ जाता है। तो बेसिकली एजेंसी थ्योरी ये बोलती है कई बार ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं, कई बार ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जहां पर डायरेक्टर्स का डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर में के ऑब्जेक्टिव्स जो है मिलते नहीं हैं, उनके अपने अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्लैश कर जाते हैं, ये बोलती है एजेंसी थ्योरी। अब हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। गवर्नेंस अप्रोच इज मटेरियलिस्टिक, एजेंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग गवर्नेंस का जो अप्रोच है, मतलब जो मॉनिटरिंग का ये सब अप्रोच है, मटेरियलिस्टिक है। मटेरियलिस्टिक मतलब मटेरियल चीजें, पैसा, प्रॉफिट, अपना अपना ऑब्जेक्टिव, मटेरियलिस्टिक चीजें। यहाँ ये तो हम देख पा रहे हैं कि शेयर होल्डर का अपना मटेरियलिस्टिक इंटरेस्ट है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, एजेंट का अपना मटेरियलिस्टिक इंटरेस्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सबका अपना अपना मटेरियलिस्टिक इंटरेस्ट तो है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, सही है। देन मैनेजर्स आर मोटिवेटेड बाय प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्टिव, वैसे तो ये होना चाहिए कि मैनेजर को, डायरेक्टर्स को प्रिंसिपल मतलब शेयर होल्डर के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। एजेंसी थ्योरी कुछ और बोल रही है, एजेंसी थ्योरी बोल रही है कि हो कई बार कुछ उल्टा हो जाता है, फोकस की एजेंसी थ्योरी का फोकस किस पे हो रहा है हमें वो बताना है, एजेंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या सही है हमें वो बताना है, ना कि दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग या जनरल में क्या होना चाहिए वो नहीं। तो हम बी को गलत मान लेते हैं, ऑप्शन बी जो है हमारा वो होगा हमारा रॉन्ग, ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑफ मैनेजर्स एंड प्रिंसिपल्स कन्वर्ज कोलैप्स, इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर एंड मैनेजर जो है उनका इंटरेस्ट कई बार कन्वर्ज हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। वही तो हमने देखा, दोनों का अलग अलग इंटरेस्ट है, कई बार साथ में मीट नहीं कर पाता और क्लैश होने लगता है, ठीक है, सही है। देन बिहेवियर पैटर्न इज अपॉर्चुनिस्टिक,
यहाँ पे बिहेवियर पैटर्न की बात की जा रही है, किसके बिहेवियर पैटर्न की, डायरेक्टर्स की। यस, दे आर अपॉर्चुनिस्टिक, वो कई बार ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है, मौके पे चौका जिसे कहते हैं ना। यस, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसे डिसीजन वो ले लेते हैं कि उनका अपना फायदा हो जाए, अपने प्रॉफिट को देखने लग जाते हैं वो लोग, तो वो लोग मौके का फायदा उठाते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक कौन, वो होता है जो सिचुएशन के हिसाब से अपना फायदा देख ले, तो वैसे ही एजेंट्स कई बार ऐसे कर देते हैं। देन ओनर्स एटीट्यूड इज टू अवॉइड रिस्क। जी हाँ, शेयर होल्डर का जो एटीट्यूड रहता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड अवॉइड रिस्क। जी हाँ, करेक्ट। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ACDE, बी को छोड़ दो, बाकी करेक्ट है। एंड यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है, एजेंसी थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोकस ऑन रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल, शेयर होल्डर्स एंड एजेंट्स, मैनेजर्स या डायरेक्टर्स ऑल्सो। एंड वही पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, आप पढ़ सकते हैं, ये जो है ऑप्शंस के बारे में दिया है, ठीक है, आप वो भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। According to Herzberg's two-factor theory, which one of the following is not a maintenance factor? हर्सबर्ग्स की जो टू फैक्टर थ्योरी थी, उन इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंटेनेंस फैक्टर, कौन सा मेंटेनेंस फैक्टर नहीं है? ठीक है, हाइजीन फैक्टर थी, और भी है दूसरा मेंटेनेंस फैक्टर, यहाँ हम देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज एस्टीम एंड स्टेटस। अब ये क्यों है जरा हम इसको समझ लेते हैं। देखिए मोटिवेशन फैक्टर एंड हाइजीन फैक्टर, ये थे हमारे दो फैक्टर्स। उसके अंदर क्या क्या है यहाँ पे, ये सब अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, वर्क इटसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट, ग्रोथ। हाइजीन फैक्टर के अंदर कंपनी पॉलिसी, सुपरविजन, रिलेशनशिप, वर्क कंडीशन, रिम्यूनरेशन, सैलरी, सिक्योरिटी, ये आते हैं हमारे हाइजीन फैक्टर्स के अंदर। ओके, अब हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एफिलिएशन और एक्सेप्टेंस, इसको हम किससे रिलेट करेंगे? ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंदर आएगा, ठीक है। एफिलिएशन एंड एक्सेप्टेंस, इसको हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मान सकते हैं, एंड वो किसके अंदर आता है? हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर को हम मेंटेनेंस फैक्टर बोलते हैं। यहाँ पे उन्होंने हाइजीन फैक्टर नहीं नाम दिया, उसकी जगह मेंटेनेंस फैक्टर बोला है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि मेंटेनेंस फैक्टर क्या है, हाइजीन फैक्टर को और क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस फैक्टर। अपने आपको मेंटेन करके रखना, हाइजीन मेंटेन करके रखना, तो यहाँ से आप ये चीज याद रख सकते हैं, ठीक है। एक तो है MM, एक तो मोटिवेटर्स, मोटिवेट होना, और हाइजीन रखना, अपने आपको मेंटेन रखना, ठीक है। तो वो हमारा मेंटेनेंस फैक्टर। अब मेंटेनेंस फैक्टर के अंदर ये है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यहाँ पर इसके अंदर आएगा, ठीक है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है इस वाले हाइजीन फैक्टर के अंदर आता है। एस्टीम और स्टेटस, एस्टीम और स्टेटस है, दिस इज मोर अलाइंड विद मोटिवेटर्स एज इट इज रिलेटेड टू रिकॉग्निशन एंड अचीवमेंट। रिकॉग्निशन एंड अचीवमेंट, देखिए अचीवमेंट है, अचीवमेंट किसके अंदर आया? मोटिवेटर्स के अंदर आया। तो यहाँ एस्टीम, और आपको इसी तरीके से करना है। देखिए वो डायरेक्ट ये वाले वर्ड्स नहीं देंगे, डायरेक्ट ये वाले वर्ड्स नहीं देंगे, वो आपको ऐसे कुछ वर्ड देंगे जो उससे रिलेटेड हो। एस्टीम, स्टेटस किसके अंदर आया? अचीवमेंट के अंदर, आपने क्या क्या अचीव किया है। और ये एफिलिएशन, एफिलिएशन, एक्सेप्टेंस, ये है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इंटर, यहाँ लिख देती हूँ ताकि दिखे, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, एंड ये वाले मैं मिटा देती हूँ। वेयर इज इरेजर, मिल गया इरेजर, ये मैं मिटा देती हूँ, ठीक है। सो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आ गया हमारे हाइजीन फैक्टर के अंदर। पेन, यस, पेन भी हो गया रेडी। अब हमारा नेक्स्ट एस्टीम एंड स्टेटस, जो हमारा करेक्ट आंसर था, ये हमें मिल गया है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन था हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंटेनेंस फैक्टर, या नॉट मेंटेनेंस फैक्टर पूछा गया, मतलब बेसिकली मोटिवेटर कौन सा है। तो हमारा एस्टीम और स्टेटस, स्टेटस सबसे ज्यादा एक ऐसी चीज है जो हमें मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। मोटिवेटर्स यहाँ पे वो मेन चीज है, मेन कभी भी अगर आप कंफ्यूज हो जाए ना कि ये आएगी हाइजीन के अंदर, मेंटेनेंस फैक्टर के अंदर या मोटिवेटर के अंदर, तो आप ये चीज देखना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एफिलिएशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टेटस ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आपको प्रमोशन चाहिए या अपने फ्रेंड के साथ फ्रेंडशिप चाहिए? तो ऑफ कोर्स आदमी बोलेगा प्रमोशन, ठीक है। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोटिवेटर्स जो है हमें मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उसको आप रख देना मोटिवेटर्स में। एंड हाइजीन एंड मेंटेनेंस जो कि बेसिक चीजें हैं उसमें आएंगी। देन सिक्योरिटी और सेफ्टी, सिक्योरिटी और सेफ्टी, this is considered as hygiene factor as it involves basic needs and absence of these factor can lead to dissatisfaction। ये सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ये भी आ जाएगा हमारा हाइजीन के अंदर। यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी है यहाँ पे लिखा हुआ है, सिक्योरिटी सैलरी, जो बेसिक चीजें जो मतलब चाहिए ही चाहिए, ठीक है, वो इसके अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल नीड्स, ओके, साइकोलॉजिकल नीड्स ये भी हमारे हाइजीन फैक्टर के अंदर आ जाएंगी। यहाँ पे देख लेते हैं लिखा है क्या, साइकोलॉजिकल वर्क कंडीशन, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप से रिलेटेड, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, साइकोलॉजिकल नीड्स, ओके, ऑल दिस कम्स अंडर हाइजीन एंड मेंटेनेंस फैक्टर। All right, let's move to the next question. I hope समझ आ गया होगा, एक्सप्लेनेशन दिया मैंने इतना लंबा, उसके बाद आप घूम ना जाएं, क्लियर ना हो, जो मिक्स ना कर दे सब कुछ फिर से, इसलिए क्वेश्चन के ऊपर आ गई हूँ। क्वेश्चन हमारा मेन था कि नॉट अ मेंटेनेंस फैक्टर मतलब इसमें से कौन सा मोटिवेटर फैक्टर है, वो आपसे पूछ रहा था। एंड एस्टीम एंड स्टेटस जो कि हमने बता दिया, ठीक है। यहाँ अचीवमेंट, अचीवमेंट के अंदर आ गया मोटिवेटर। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बाय टेरिटरी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बाय टेरिटरी का एडवांटेज नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बाय टेरिटरी मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो टेरिटरी, टेरिटरी मतलब ज्योग्राफिकल बेसिस पे, ज्योग्राफिकल बेसिस, ज्योग्राफिकल बेसिस पे डिवाइड किया गया है। जैसे कि बिहार की अलग ब्रांच है, बिहार वाली ब्रांच, एक है जम्मू वाली ब्रांच, एक है दिल्ली वाली ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ पे सब दिल्ली के ही लोग रहेंगे, दिल्ली के ही लोग काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सब जम्मू के ही काम करेंगे, यहाँ पे लोग बिहार के ही लोग काम करेंगे। अब इसके कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है नॉट एन एडवांटेज मतलब डिसएडवांटेज पूछा जा रहा है, कौन सा एडवांटेज नहीं है। मेक कंट्रोल इजी फॉर टॉप मैनेजमेंट प्लेसेस, ठीक है। क्या ये जो टॉप मैनेजमेंट पे लोग काम करने वाले हैं, क्या उनके लिए ये इजी हो जाता है? लेट्स सी। देन प्लेसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एट अ लोअर लेवल, सो ये क्या करते हैं, लोअर लेवल पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेस करते हैं, ज्यादा लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं एट लोअर लेवल। इंप्रूव कोऑर्डिनेशन इन रीजन्स, टेक एडवांटेज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ लोकल ऑपरेशन। एक एक पॉइंट को जल्दी से समझ लेते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। टेक एडवांटेज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ लोकल पीपल, यस, क्योंकि लोकल बिहार की ब्रांच में ओनली बिहारीज है, तो वो जो लोकल ऑपरेशन उन्हें चल रहे हैं उन्हें ज्यादा पता रहेगा कि लोकल में क्या क्या काम चल रहे हैं, ठीक है। बिहार में क्या क्या कुछ चीज उन्हें चाहिए तो वो सस्ती कहाँ मिलेगी, ये बोला जा रहा है। इकोनॉमीज ऑफ लोकल ऑपरेशन, इसका वो फायदा ले सकते हैं, दिस इज एडवांटेज, ठीक है। ये एक एडवांटेज है, एडवांटेज है, एडी लिख देते हैं। इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन इन रीजन मतलब बिहार वाली ब्रांच के अंदर बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन रहेगा। बिहार रीजन मतलब उसी ब्रांच के अंदर बात हो रही है, बिहार वाली ब्रांच है तो उसी पूरे ब्रांच में
एम्प्लॉयज के अंदर ज्यादा कोऑर्डिनेशन रहेगा क्योंकि सारे ही बिहारीज रहेंगे, सेम रीजन के लोग रहेंगे, बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी होगी, तो ये भी एक एडवांटेज है। नेक्स्ट, प्लेसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एट लोअर लेवल, यस, क्योंकि लोअर लेवल में ही सारे एक ही रीजन के काम कर रहे हैं लोग, तो उन लोगों को ज्यादा पता है, ठीक है, कि कौन सी चीज कहाँ से मिलेगी, एंड बेटर डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है ज्यादा लोअर लेवल पे, तो लोअर लेवल के लोगों को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, ये भी करेक्ट है, एडवांटेज है। देन मेक्स कंट्रोल इजी फॉर टॉप मैनेजमेंट, नो 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 नो, ये तो डिफिकल्ट कर देता है उल्टा, ठीक है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट में क्या है, टॉप मैनेजमेंट में तो मिक्स लोग होंगे, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट में होंगे मिक्स लोग। अब मिक्स लोग होंगे, अब उसमें क्या होता है कि मिक्स लोगों के लिए ये एक ही जो लोअर लेवल के लोग हैं उनको अब वैसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे के लोअर लेवल में उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा, वो मैनेजमेंट को अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेगी, ऐसा सिचुएशन आ जाता है इन केसेस में। इनफैक्ट ऑन द अदर हैंड, अगर जो लोअर लेवल के लोग हैं वो अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग जगह से हैं, तो इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट के लिए कंट्रोल करना ज्यादा इजी रहता है एज कंपेयर टू दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे लोअर लेवल के लोग जो है सभी एक ही स्टेट से हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ज्यादा अच्छा रहता है, यूनियन बन जाता है, एंड टॉप मैनेजमेंट को तो वो यूं कंट्रोल कर लेते हैं। तो अब ऐसे में मेक कंट्रोल इजी फॉर टॉप मैनेजमेंट, ये एक जो डिसएडवांटेज है, मैनेजमेंट के लिए इजी नहीं रहता। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि हमसे नॉट एन एडवांटेज ही पूछा गया था। ये है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बाय टेरिटरी, उसका डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स कैरेक्टराइज dominant organization climate of university teaching departments scientific organization। अब इनमें से फॉलोइंग मोटिव्स कैरेक्टराइजेस, इसमें से कौन सा मोटिव रहेगा, एक कैरेक्टरिस्टिक रहेगा एक ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन, डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट की बात कर रही है ऑफ अ टीचर, टीचिंग डिपार्टमेंट या साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे में इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में जो डिपार्टमेंट का क्लाइमेट है कैसा है, डोमिनेंट है, डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है। अब उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे ऐसे लोगों की। अब डोमिनेंट मतलब, डोमिनेंट वर्ड का मतलब सिंपल है, ये डोमिनेंट वर्ड का मीनिंग अगर किसी को पता है तो मतलब बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। डोमिनेंट मीन्स बॉस, बॉस जैसा, जिसको लगता है ना मैं ही सही हूँ, मैं ही हूँ मैं, तो वो होता है डोमिनेट करना, डोमिनेंट। अब जिसको ऐसा लगता है कि मैं ही मैं हूँ, तो क्या वो एफिलिएशन, एफिलिएशन मतलब लव, फीलिंग, लव टुवर्ड्स अदर, रिस्पेक्ट, सबको अपना मान के चलना, ऐसा क्या वो ऐसा होता है, नहीं ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। देन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब खुला आदमी, ठीक है, खुला आदमी, सब दूर का सोचने वाला, और जो सबको वेलकम करना, आइए आइए, ऐसा एक्सटेंड करना, अपने अप्रोचेस को एक्सटेंड करना, ऐसा ऐसा भी नहीं रहता। वो डोमिनेंट है, उसको लगता है मैं ही सही हूँ, मुझे किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है, उसका ऐसा मोटिव रहता है, तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये दोनों नहीं है। देन एक्सपर्ट पावर, यस, उसके उसके ऐसी थिंकिंग रहती है मैं तो पावर में हूँ, मैं ही हूँ एक्सपर्ट, मेरे अंदर है पावर। अचीवमेंट, अचीवमेंट, अचीवमेंट एक लीडर की क्वालिटी होती है, बट यहाँ डोमिनेंट, जो डोमिनेंट, डोमिनेंट आदमी को डोमिनेंट बनाती क्या है, क्या कौन सी चीज है जो आदमी को डोमिनेंट बनाती है, पावर, ठीक है, पावर ही है जो डोमिनेंट से ज्यादा मेल खाती है यहाँ पे। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आई अंडरस्टैंड ऑप्शन सी एंड डी थोड़ा रिलेटेड है एंड कंपेयर टू डोमिनेंट लीडर, उसको जैसे डोमिनेंट जो लीडर होता है उसको ये भी लगता है कि मैं बहुत अचीव कर चुका हूँ, मेरे पास सब कुछ है, ठीक है, बट उसको वर्ड में अगर डाला जाए तो एक्सपर्ट पावर जो है मोर रेलिवेंट है to this question. So expert power is the right answer for this question. All right, let's move to the next question. The banks wherein majority of depositories are non-resident are called, ऐसे बैंक जहां में ज्यादातर लोग, मेजॉरिटी लोग जो डिपॉजिट करते हैं मनी, वो लोग ज्यादातर नॉन रेसिडेंट होते हैं, ये कौन सा बैंक है?
क्रॉस पेमेंट बैंक नहीं, ये वो है मतलब कि जहाँ दूसरे बैंक में हमें पेमेंट करनी है, उसको कहा जाता है करेंसी बैंक। फॉरेन बैंक नहीं, ऑफशोर बैंक। ऑफशोर बैंक इज राइट आंसर। ऑफशोर बैंक जो है जहाँ मेजॉरिटी जो डिपॉजिटर अपना अकाउंट खुलवाते हैं वो एनआरआईज होते हैं। हम पढ़ लेते हैं। A bank where majority of depositories are non-resident are commonly referred to as offshore bank. Offshore banks are financial institutions located in jurisdiction different from the depositories resident. ठीक है, ऑफशोर बैंक हमेशा जहां रेसिडेंट है, जहां रहता है, उसके लोकेशन से दूसरी जगह पर ही होती है। And they often attract non-resident clients due to various financial advantages such as tax benefit, confidentiality and reduced regulatory restrictions। ठीक है, अभी जैसे मैं गई अमेरिका, अब अमेरिका में मैं रह रही हूँ, अब ऐसे में मैं अमेरिका के बैंक में जाके अकाउंट खुलाऊंगी तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि टैक्स भी मुझे देना पड़ेगा, उधर भी देना पड़ेगा, इधर का भी पैसा देना पड़ेगा, ऐसे बहुत सी चीजें होंगी, रेगुलेशंस बहुत ज्यादा होंगी, वहां का आधार कार्ड और भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो इसीलिए मैं वहां के बैंक में नहीं खुलाऊंगी। मैं क्या करूंगी, मैं जाऊंगी ऑफशोर बैंक में। ऑफशोर बैंक में जाऊंगी, क्यों जाऊंगी, इतने सारे बेनिफिट्स हैं, टैक्स बेनिफिट है, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड रिड्यूस रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस, इन सब चीजों की वजह से। एंड वहां पर मैं क्या हूँ, मैं एनआरआई हूँ। ठीक है, तो ऐसा ही होता है जब कोई भी आदमी एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाता है तो वो यूजुअली ऑफशोर बैंक में जाके अपना अकाउंट खुलाता है। तो इस हिसाब से वो सब क्या हुए, एनआरआई ही हुए। Moving on to the next question, which of the following is a myth about rural market? रूरल मार्केट जो है मतलब गांव का जो मार्केट है, गांव में जो मार्केट लगता है, मार्केट होती है, गांव में जो लोग चीजें बेचते हैं, उसके बारे में मिथ क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिथ? मिथ मतलब गलत फहमी। ठीक है, गलत फहमी, गलत फहमी। मिथ मतलब होता है गलत फहमी जो लोगों में है, एक ट्रेडिशनल थिंकिंग जो है, कौन सी है अबाउट रूरल मार्केट। ये क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि देखिए मार्केटिंग में, हमारे मार्केटिंग में एक न्यू कंसेप्ट जो है आ रहा है, इनफैक्ट इसमें अब रिसर्च भी की जा रही है ज्यादा। रूरल मार्केटिंग ये एक न्यू कंसेप्ट है, रूरल मार्केटिंग। आप सबको ये पता होना चाहिए व्हाट इज रूरल मार्केटिंग। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हैं, उसी से रिलेटेड यहाँ पे ये क्वेश्चन डाला है, मिथ अबाउट रूरल मार्केट, मिथ अबाउट रूरल बायर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल बायर्स। ये सब क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आए हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में इन टॉपिक्स में। क्यों आए हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है रूरल मार्केटिंग, ये इसको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, रिसर्च हो रही है इन टॉपिक्स में, ये एक रिसर्च का टॉपिक है जो भी ट्रेंडिंग में है, इसीलिए इस पे क्वेश्चन है। तो बेसिकली जो आपके यूजीसी में, जो नेट में जो क्वेश्चंस नए नए आते हैं ना, वो क्यों आते हैं, किस बेसिस पे, कैसे पता चलता है कि हाँ ये टॉपिक डालना है, कैसे? क्योंकि लिए यूनिवर्सिटीज में जिन जिन टॉपिक्स में रिसर्च हो रही है, जिन जिन न्यू टॉपिक्स में रिसर्च हो रही है, वो टॉपिक्स जो है यूजीसी अपने सिलेबस में अपडेट करता जाता है, डालता जाता है। ठीक है, सो वहां से आया ये रूरल मार्केटिंग। इनफैक्ट और भी जो न्यू कंसेप्ट हैं वो कहाँ से डालता है, ऑफ कोर्स जो न्यू रिसर्च हो रही है। ओके, लेट अस रीड द ऑप्शंस। ऑल विलेजेस आर नॉट इक्वली पॉपुलेटेड। सभी विलेजेस जो हैं इक्वली पॉपुलेटेड नहीं होती, कुछ विलेज में कम लोग होते हैं, कुछ विलेज में ज्यादा लोग होते हैं, ऐसा इस स्टेटमेंट का कहना है। बट क्या ये मिथ है अबाउट रूरल मार्केट? यहाँ मार्केट से तो कुछ लेना देना लग नहीं रहा, ऐसा तो आपने कभी सुना नहीं होगा, ना ही आपने सोचा होगा। वैसे ये क्वेश्चन करने से पहले आप खुद अपने दिमाग में, आपके दिमाग में आंसर आ ही गया होगा, रूरल मार्केट। ठीक है, अब आप ऑप्शन पढ़ोगे तो अपने आप आपको मिल जाएगा वो। क्या आपके दिमाग में ये आया कि विलेजेस कम पॉपुलेटेड होते हैं, पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ आया? नहीं आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट, रूरल बायर्स आर हीट्रोजेनस अलॉट। एक होता है होमोजेनस, एक होता है हीट्रोजेनस। होमोजेनस जो होता है, होमोजेनस मतलब सेम चीजें लेते हैं, सभी की सेम ही पसंद रहती है। एंड हीट्रोजेनस मतलब
डिफरेंट, सबको एक चीज से हटके अलग अलग कुछ लेना है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बायर्स जो है हीट्रोजेनस नहीं होते हैं, रूरल के होमोजेनस होते हैं, वो लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यूजुअली जो दूसरे आदमी ने लिया वो भी वही ले लेते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी स्टेज में है जहाँ न्यू न्यू प्रोडक्ट वो लोग ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। हीट्रोजेनस अलॉट तो नहीं, वो तो उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है और ऐसी कोई मिथ भी नहीं है। Then rural buyers are able to discriminate between product and brand. ये क्या ये एक मिथ है? नहीं, ये भी एक मिथ नहीं है। द मोस्ट फेमस मिथ जो ये है, ओनली लो प्राइस प्रोडक्ट सेल इन रूरल मार्केट, ये वाला ये है जो सबसे बड़ा मिथ है, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर। जबकि ये मिथ क्या होता है, मिथ वही होता है जो स्टेटमेंट हम मानते हैं, चीज हम मानते हैं, बट वो गलत है, ठीक है। जो गलत फहमी, तो यही है एक सबसे बड़ी गलत फहमी। मैं मान सकती हूँ ये भी कई हद तक लोग समझते हैं कि ऐसा कुछ गलतफहमी, बट ज्यादातर लोग गलतफहमी क्या है कि गांव में तो सस्ती चीजें मिली जाती है। इनफैक्ट जब हम शहर में रह रहे हैं तो हमारे दिमाग में होगा ना कि ये चीज किसी छोटे शहर से जाके लूंगी तो सस्ती मिलेगी, गांव से जाके लूंगी तो और सस्ती मिलेगी। शहर में हमें टमाटर इतने ज्यादा महंगे मिल रहे हैं, गाँव से जाके लेंगे सस्ते मिलेंगे शायद, ये ऐसा हम सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है, एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ठीक है। वहाँ के जो मार्केट में चीजें उतनी ही वैसी ही प्राइस में मिलती है। मार्केट का जब टोमेटो का जब प्राइस जब 150 तक पहुंच गया था, तो वो गांव में भी वैसा ही पहुंच गया था। ओके, सो ओनली लो प्राइस प्रोडक्ट सेल इन रूरल मार्केट, ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो कि रूरल मार्केट से रिलेटेड है, बट दिस इज अ मिथ। एंड ऑफ कोर्स साथ में ये एक और चीज, ओनली, मैंने आपको कहा था ना ओनली, ऑल, ऐसी जब चीजें आ जाए, ऐसे वर्ड्स जब आ जाए, तो वो सेंटेंस जो है एक उसकी तरफ इशारा करता है, मतलब कि वो जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स। अब हम यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट ही ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो ये ओनली से हम पता लगे, क्योंकि रूरल मार्केट में अंदर महंगी चीजें भी बिक सकती है। ऐसा नहीं कि ओनली सस्ती चीजें ही बिकेगी, ठीक है, सस्ती चीजें ही बिकनी ऐसा नहीं है, महंगी चीजें भी बिकती हैं। गांव वाले लोगों को फ्रिज चाहिए तो फ्रिज लेने जाएंगे, जरूरी थोड़ी कि सभी गांव वाले लोग मटका ही लेने जाएंगे। अभी अब पहले की अलग बात थी, बट अब रूरल मार्केटिंग में क्यों रिसर्च हो रही है अब इतना, क्यों? क्योंकि जो रूरल जो पीपल हैं उनकी थिंकिंग बदल रही है, इसीलिए अब ज्यादा रिसर्च की जा रही, ताकि पता करें कि कितनी बदली है, क्या कर रहे हैं, उनका बिहेवियर क्या है। तो ये जो है मिथ में आएगा, ओनली वर्ड से भी आप इसको पहचान सकते हैं। Which one of the following is an example of secondary reserve? इसमें से secondary reserve क्या है? अब देखिए secondary reserve वो होता है which can be easily converted into cash, वो होता है सेकेंडरी रिजर्व। एंड प्राइमरी रिजर्व वो रिजर्व जो हमें मेंटेन करना ही करना होता है, प्राइमरी रिजर्व। ये क्या होता है? नीड टू मेंटेन लिख देते हैं, नीड टू मेंटेन, ये हमें मेंटेन करना ही करना होता है। अब ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं? कैश इन हैंड एंड बैलेंस विद अदर बैंक्स इन करंट अकाउंट, मतलब वो रिजर्व जो एक बैंक दूसरे बैंक्स के अंदर रखा रहता है। बैलेंस विद आरबीआई फॉर सीआरआर, देन इन्वेस्टमेंट इन कमर्शियल पेपर, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर एसएलआर। अब आप देख पा रहे हो कि आपको पता होगा बैंक जो है उनके एज पर रूल उन्हें दूसरे बैंक्स के अंदर भी थोड़ा कैश मेंटेन करते हैं बैंक्स के अंदर। दूसरा एक आरबीआई में भी मेंटेन करते हैं। क्यों मेंटेन करते हैं? इन केस ऑफ अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो यहाँ से वो कैश लेते हैं, ठीक है। देन इन्वेस्टमेंट एज एसएलआर, ठीक है, एज एसएलआर भी वो अपने पास भी मेंटेन करते हैं। एंड ये एक आप ये देख पा रहे हो, ये ऑप्शन जो है, ये वाला ऑप्शन, ये सबसे अलग है। इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कमर्शियल पेपर्स की, बाकी तो जो है रिजर्व की बात कर रहे हैं, कोई ना कोई तरीके का रिजर्व, कोई बैंक के पास, कोई आरबीआई के पास या खुद के पास, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व। बट ये एक जो है सबसे अलग ऑप्शन लग रहा है, यहाँ से भी आप पहचान सकते हो,
ठीक है, अगर किसी को नहीं भी पता मतलब, तो हमेशा देखो कि बाकी ऑप्शन सेम लग रहा है, कोई एक ऑप्शन जो सबसे अलग लग रहा हो, तो वो यही है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि कमर्शियल पेपर ये एक ऐसा है ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं हम कैश में। सेकेंडरी रिजर्व की डेफिनेशन दी हुई है, विच कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश, हाईली लिक्विड एसेट्स जो होते हैं। देन कैश इन हैंड एंड बैलेंस विद अदर बैंक्स इन करेंट अकाउंट। ठीक है, ये है डिपॉजिट जो हमें करना पड़ता है दूसरे बैंक्स के साथ। एंड देन CRR, कैश रिजर्व रेशियो, एंड SLR जो हम बैंक को खुद मेंटेन करना पड़ता है। तो ये सब क्या प्राइमरी रिजर्व्स के अंदर आते हैं, जो मेंटेन करके ही रखना है। आप इतनी आसानी से ये निकाल नहीं सकते डेली बेसिस पे कि आपको इमरजेंसी आई है चलो यहाँ से निकाल लो। उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स फॉलो करने और प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, उसके बाद जाके आप वो निकाल सकते हैं। साथ में आपको वो भी बताना पड़ता है बैंक को, RBI को, कि हाँ अच्छा आप अपना स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व जो आप यूज कर रहे हो, कब तक उस रिजर्व को, उस परसेंटेज को वापस कब तक कर पाओगे। ठीक है, तो इनमें से जो सेकेंडरी रिजर्व जो बात जिसकी बात हम कर रहे हैं वो है कमर्शियल पेपर, जो कि आपका खुद का है। ठीक है, उसे कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है, जबकि बाकी चीजों को, बाकी रिजर्व को RBI मॉनिटर करता है। कमर्शियल पेपर आप खुद का इन्वेस्टमेंट है, उसे कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है, वो जब चाहो आप उसको कैश में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, और ये जो CRR है ये सब है, आई अंडरस्टैंड ये इमरजेंसी के लिए कैश रिजर्व मेंटेन किया है, बट कौन सी टाइप की इमरजेंसी के लिए, एंड इसको इतना इजीली भी आप कैश कभी भी यूज नहीं कर सकते। कुछ इमरजेंसी, कुछ सिचुएशंस उनके लिए ये होता है जब बैंक एकदम पूरा बंद होने की कगार पे आया, उन एक्सट्रीम केसेस में वो ये सब यूज करता है। तो ऑप्शन हमारा सी जो है, ये इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सही है। ऑप्शन सबसे अलग लग रहा है, यहां से भी आप पकड़ सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच is I think the last one. Let's see. In order to maintain its market share, a market follower can employ, देखिए एक होता है मार्केट लीडर, एक होता है मार्केट फॉलोअर। मार्केट लीडर यहाँ पे लिखती हूँ, मार्केट लीडर क्या होता है, जिसमें सबसे ज्यादा मार्केट शेयर जो है, उसके पास सबसे ज्यादा मार्केट शेयर रहता है। ठीक है, सपोज ले लेते हैं फोन में हम एप्पल, वैसे तो मुझे फोन के बारे में इतना नहीं पता, बट आई एम जस्ट अज्यूमिंग एप्पल को मान लेते हैं मार्केट लीडर। अब मार्केट लीडर की और भी बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि मार्केट में कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी होती है वो सबसे पहले वही लाता है, सबसे पहले उसी के पास रहता है, सबसे यूनिक रहता है वो, एंड बाकी लोग जो है उसको बाद में फॉलो करते हैं। पहले वही न्यू चीज, इनोवेशन वही लेके आता है, एंड बाकी बाद में जो उसको फॉलो करते हैं मार्केट फॉलोअर्स। ठीक है, वैसे तो एप्पल का एक अलग ही मार्केट है, उसने अलग ही लोगों को टारगेट कर रखा है। तो उन लोगों के बीच में, रिच लोगों के बीच में जो मार्केट लीडर है वो एप्पल को हम मान लेते हैं। ठीक है, सो एप्पल को अगर हम मान लेते हैं लीडर, तो उसके बाद सैमसंग को हम मान लेते हैं सैमसंग को हम मान लेते हैं फॉलोअर। वैसे यहाँ पे कोई एप्पल लवर होगा, यहाँ कोई सैमसंग लवर होगा, तो उन्हें शायद ज्यादा डिटेल में पता होगा, बट जहाँ तक मुझे पता है एप्पल शायद लेके आता है, सैमसंग उसके बाद लेके आता है वो टेक्नोलॉजी। तो हम यहाँ पे सैमसंग को हमने फॉलोअर यहाँ पे माना है। ठीक है, अब इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स मार्केट शेयर, मार्केट फॉलोअर कैन एम्प्लॉय। अब फॉलोअर जो है उसको भी अपना मार्केट शेयर बना के रखना है ना। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकता है? काउंटर फिटिंग स्ट्रैटेजी। काउंटर फिटिंग स्ट्रैटेजी बेसिकली डुप्लीकेट बनाना। ठीक है, डुप्लीकेट जैसा बनाना। ठीक है, अब कॉपी करना, बट समवट थोड़ा सा उसमें कुछ नया लाके उसका एक डुप्लीकेट जैसा बनाना। ठीक है, वो होता है काउंटर फिटिंग स्ट्रैटेजी। अब उसमें क्या है, जो चीज हमें एप्पल दे रहा है 1 लाख रुपए में, वही चीज थोड़ा सा चेंज करके सैमसंग हमें थोड़ा सस्ते में दे देगा, तो लोग ज्यादा सैमसंग के पास चले जाएंगे। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है मार्केट शेयर अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। हाँ, अच्छी स्ट्रैटेजी है। बाकी स्ट्रैटेजीज भी देख लेते हैं। स्पेशलाइजेशन स्ट्रैटेजी, इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ
उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आप स्पेशलाइज हो जाओ, ठीक है, उसी प्रोडक्ट को बनाते रहो और उसी में स्पेशलाइज हो जाओ। अब इससे क्या ही मार्केट अट्रैक्ट होगा। देन काउंटर ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी। काउंटर ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी मतलब कि एप्पल ने सपोज अपने किसी फोन का जो है प्राइस डिक्रीज किया एप्पल ने, ठीक है, तो उसी का काउंटर ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी, तो आप सैमसंग, जैसे कि एप्पल ने 50 से हट के 40 कर दिया प्राइस, तो आप 50 से हट के 30 कर दो, काउंटर ऑफेंसिव। उसने जो किया आप उससे भी ज्यादा कर दो, तो क्या तब आप मार्केट को अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। या फिर प्रिजम्पटिव स्ट्रैटेजी। प्रिजम्पटिव स्ट्रैटेजी सिंपल स्ट्रैटेजी, कस्टमर को जो चाहिए उसे वो दो। सो द राइट आंसर इज, सबसे ज्यादा देखिए इन दोनों में आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। काउंटर ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी की हाँ हम कम प्राइस में देंगे तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे वो फॉलोअर है, लीडर के पास जाएंगे तो काउंटर फिटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो ज्यादा काम करेगी फॉलोअर के लिए। फिर से पढ़ लेते हैं काउंटर फिटिंग स्ट्रैटेजी। दिस इन्वॉल्व्स प्रोड्यूसिंग इमिटेशन प्रोडक्ट्स, ठीक है, जैसे मैंने कहा डुप्लीकेट के बारे में, इमिटेशन प्रोडक्ट जो है टू डिसीव द कस्टमर को बुद्धू बना देते हैं एक इमिटेटेड प्रोडक्ट बना के, एंड कस्टमर को मतलब सेम चीज मिल जाती है सस्ते में, तो वो जो मार्केट की जो सारा मार्केट लीडर का जो पूरा मार्केट शेयर है वो पूरा उधर चला जाता है। देन स्पेशलाइजेशन स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक निश और सेगमेंट ऑफ द मार्केट, और उसी पे स्पेशलाइज हो जाओ। ये स्पेशलाइजेशन स्ट्रैटेजी मैंने समझाया था, ये भी फॉलोअर के लिए, मार्केट शेयर अट्रैक्ट करने के लिए नहीं काम की है। काउंटर ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी, दिस इन्वॉल्व्स रिस्पॉन्डिंग अग्रेसिवली टू अ कॉम्पिटिटिव मूव, जैसे कि कॉम्पिटिटर ने कैसा काम किया, क्या मूव लिया, आप अग्रेसिवली उससे भी ज्यादा वैसे करके दिखा दो, प्राइस करके दिखा दो कम, लाइक इंट्रोड्यूसिंग और लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट, प्राइस रिडक्शन, उसने एक प्रोडक्ट बनाया आप 2 प्रोडक्ट बना के दिखा दो, वैसे ही से उसने प्राइस रिड्यूस किया आप उससे ज्यादा प्राइस रिड्यूस करके दिखा दो, ठीक है। देन या अदर टैक्टिक्स, तो ये काम की नहीं है, क्योंकि आप यहाँ फॉलोअर की बात कर रहे हैं, लीडर की नहीं बात कर रहे हैं। अगर उसने देखो वो लीडर है, वो 50 में घट के 40 देगा, फिर भी लोग उसी के पास जाएंगे, क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा कि भाई हमें 50 में आईफोन मिल रहा था, अब 40 में मिल रहा है, ठीक है, तो आप तब भी आईफोन ही लोगे, ठीक है, प्राइस कम हो गया भले ही और ज्यादा ले लोगे, बट आईफोन तो आईफोन है, ठीक है, लीडर है वो, उसने कम कर दिया, उसी के पास जाएंगे, ना कि जो सस्ते में ले रहा है। सस्ते में लेना होता तो कॉम्प्रोमाइज करना होता, तो वो जब सैमसंग 40 में दे रहा तो पहले ही ले लेते, बट नहीं, फिर भी लोग जो 50 का फोन ले रहे हैं, वो जब एप्पल सस्ता होगा तो सस्ते वाले के पास जाएंगे, फॉलोअर के पास नहीं जाएंगे, ठीक है। हर चीज को मार्केटिंग में स्पेशली हर चीज को समझना हो तो आप किसी रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करो, इजिली समझ पाओगे। एंड प्रिजम्पटिव स्ट्रेटेजी, ये तो वही है, proactive approach that focus on anticipating and shaping consumers need, कंज्यूमर की नीड को समझना, उनकी नीड को शेप करना और उसी हिसाब से उन्हें प्रोडक्ट देना, ठीक है, तो ये होती है प्रिजम्पटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। बट यहाँ हमारे मार्केट फॉलोअर की बात हो रही है जो ज्यादा मार्केट शेयर अट्रैक्ट करना चाहता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप कस्टमर की नीड तो समझ पाओगे, बट जरूर आप सभी की नीड को फुलफिल नहीं ना कर पाओगे। आप मार्केट रिसर्च करोगे, बच्चे की नीड क्या समझ लिया, एडल्ट्स की, लेडीज की रिसर्च नीड क्या है वो भी समझ लिया, बट क्या आप सबकी नीड फुलफिल कर पाओगे, क्या सबके लिए उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना पाओगे, नहीं, ठीक है, तो इससे आप ज्यादा मार्केट शेयर नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे। जो एक पर्टिकुलर लोगों पे आपने फोकस किया है वो फोकस करके उनको सेटिस्फाई कर पाओगे प्रेजेंटिव स्ट्रैटेजी से, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि किस स्ट्रैटेजी में आप ज्यादा कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है, तो वो आप मान सकते हो प्रेजेंटिव स्ट्रैटेजी में, क्योंकि उन्हीं के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। बट यहाँ हमारी बात हो रही मार्केट शेयर की, ज्यादा मार्केट शेयर चाहिए हमें, तो काउंटर फिटिंग, हाउएवर दिस इज नॉट रिकमेंडेड अप्रोच, ये नॉट रिकमेंडेड अप्रोच है एंड इलीगल अप्रोच भी कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद मैं और ऐसे PYQs लाऊंगी
नाउ अब आप मुझे बताइए कि आपको यूनिट वाइज चाहिए या ऐसे ही मिक्स पीवाईक्यूज चाहिए। ठीक है, ये तो मैं समझ पा रही हूँ कि बच्चों को अब पीवाईक्यूज ज्यादा चाहिए। एग्जाम तक पीवाईक्यू की सीरीज ही चलेंगी, एग्जाम होने के बाद में आएंगे आपका रिसर्च से रिलेटेड, एडमिशन हो रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैं बच्चों को गाइड करूंगी, रिसर्च प्रपोजल इंटरव्यू से रिलेटेड वो भी आएगा, एंड साथ में टॉपिक वाइज भी आगे और वीडियोस आएंगे एग्जाम के बाद। एग्जाम तक पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ही प्रैक्टिस किए जाएंगे। अब आप बस मुझे इतना बताइए कि यूनिट वाइज चाहिए या फिर ऐसे मिक्स क्वेश्चंस चाहिए। एंड अगर यूनिट वाइज चाहिए तो कोई स्पेसिफिक यूनिट है तो वो भी आप मुझे बता दीजिए, मैं उस अकॉर्डिंग और आगे प्रीवाईक्यूज लाती रहूंगी। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये वीडियो आपको दोबारा मिलेगी नहीं, सर्च बार में अभी आ गई है, नेक्स्ट बार अगर वीडियो सर्च बार में नहीं आई तो फिर कहाँ से ढूंढेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, सी यू, बाय बाय।